All right, so today we'll be starting off with muscle contraction, which is the part of your coordination and control. And this section concerns the contraction of deteriorated muscles or muscle contract or relax कैसे करते हैं, that is also completely on the basis of control and coordination. This type of muscle tissue makes up the many muscles in the body that are attached to the skeleton. Striated muscle only contracts when it is stimulated to do so by impulses. कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट कब करेगा? जब उस पे कोई ना कोई impulses अराइव करेंगे। और वो impulses कैसे अराइव करेंगी? मोटर न्यूरॉन से, क्योंकि मसल एक अफेक्टर है। मसल इज एन अफेक्टर और उसके ऊपर मैसेज मोटर न्यूरॉन लाएगा। Muscle tissue like this is described as being neurogenic. You have already seen how the cardiac muscle in the heart is myogenic. मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक में क्या फर्क है? कैन यू टेल मी? कुछ समझ आती है? No. न्यूरोजेनिक है दैट वर्क्स ओनली व्हेन देयर इज अ न्यूरॉन से कोई इंपल्स अराइव हो रही है। मायोजेनिक होता है जैसे कि हार्ट की एग्जांपल है, ऑटो, खुद चल रहा है। ठीक है, ये है ऑटो, ऑटो वर्किंग है। और मायोजेनिक जैसे मसल्स दे नीड अ सिग्नल। Myogenic heart कैसे? Because it contracts and relaxes automatically with no need for impulses arriving from neurons. There is also a third type of muscle which is known as the smooth muscle, जो कि हर ऑर्गन के इर्द गिर्द होता ही है। चाहे वो लंग्स हो, चाहे वो कोई भी ऑर्गन हो, इवन गैस एक्सचेंज के लिए भी आपको जो हेल्प करता है वो वही वाले होते हैं, मसल्स हैं। आपके ट्रेकिया के अंदर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एलिमेंट्री कैनाल्स, उनकी वॉल्स, आर्टरी की वॉल्स, वेन्स की वॉल्स, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। इवन जो मोटर न्यूरॉन के ऊपर जो है वो भी स्मूथ मसल्स कब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? क्योंकि स्मूथ मसल इज ऑल्सो एन अफेक्टर। कोई भी मसल हो, ऑल मसल्स आर अफेक्टर्स। और वो तभी वर्क करेंगे इफ दैट मसल इज न्यूरोजेनिक। तो वो तभी काम करेगा जब एक सिग्नल अराइव होगा फ्रॉम अ मोटर न्यूरॉन। अगर वो मायोजेनिक है जैसे कि कार्डियक मसल, वो खुद काम करते हैं। Smooth muscles and arteries also contract when it is stretched by the pressure of the blood surging. अब आप सोचिए मायोजेनिक हार्ट कैसे चलता है? ये आर्टरीज हैं, जो कोरोनरी सिस्टम है आपका और हार्ट का सिस्टम है, ये खुद से ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट ऐसे करता है क्योंकि प्रेशर बहुत है आपके ब्लड का। आपका जो ब्लड प्रेशर है उसकी वजह से आपकी आर्टरीज जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, आपका हार्ट भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है। आपने एएस के अंदर आपने पूरी हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन पढ़ा हुआ है, पूरा मैकेनिज्म विच इंक्लूड्स सिस्टोले एंड डायस्टोले। वो जो सिस्टोल एंड डायस्टोल होता है वो पॉइंट वहां पे खुद हो रहा है क्योंकि ब्लड का आना जाना है। ब्लड का आना जाना ही काफी है टू मेक इट रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो वो मायोजेनिक मसल है। न्यूरोजेनिक को सिग्नल चाहिए, इंपल्स चाहिए। दिस हैपेंस विदाउट एनी इनपुट फ्रॉम द नर्वस सिस्टम, जैसे कि आपके पास प्रेशर ऑफ ब्लड था इन आर्टरीज। दिस टाइप ऑफ मसल इज कॉल्ड स्मूथ बिकॉज अनलाइक द टू टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू इट हैज स्ट्रिएशंस। ठीक है, इट हैज नो स्ट्रिएशन। स्मूथ मसल होता है और एक आपको स्ट्रिएटेड मसल। स्ट्रिएटेड मसल्स पे ना आप समझो कि ये एक अगर एक मसल है ना, लाइन सी होती है, वी कॉल इट स्ट्रिएटेड मसल। स्मूथ मसल प्लेन होता है। स्मूथ मसल डू नॉट फॉर्म स्मूथ लाइनिंग्स ऑन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स सच एज ट्रेकिया एंड आर्टरीज। द लाइनिंग ऑफ दी स्ट्रक्चर्स ऑलवेज फॉर्म बाय एपिथेलियम। एक बड़ी स्मूथ सी लेयर होती है एपिथेलियम, जो आपके पास ये लाइनिंग तैयार करती है स्मूथ मसल्स। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द एक्टिविटीज ऑफ द डिफरेंट मसल्स इन योर बॉडी आर कोऑर्डिनेटेड, and when muscle contracts, it exerts a force on a particular part of the body, such as the bone. This results in a particular response, and the nervous system ensures ये चीज। नर्वस सिस्टम आपके पास मौजूद है ये चीज इंश्योर करने के लिए कि हर मसल का बिहेवियर अच्छी तरह से कोऑर्डिनेटर है और आपने जो डिजायर्ड मूवमेंट चाही थी वही मूवमेंट आपके पास आए, वरना कोई डैमेज भी ना हो सके। हर किस्म का डैमेज बताता है एंड इंश्योर्स दैट यू गेट योर डिजायर्ड मूवमेंट। Now, structure of a striated muscle, the one which has linings. Striated muscle के ऊपर linings है, जैसे बाइसेप्स है। ठीक है, कभी आप अगर बाइसेप्स या कभी एक मस्कुलर स्ट्रक्चर्स को देखो, तो बाइसेप्स जो होते हैं आपके बाजू के, दिस इज अ हैंड दैट आई एम ड्राइंग। ठीक है, दिस इज अ पर्सन। ठीक है, ये पर्सन खड़ा है, बस आगे बॉडी है। बाइसेप्स के जो जो मसल्स है वो स्ट्रेच क्यों होते हैं? बिकॉज दे हैव स्ट्रिएशंस। अगर आप कभी बाइसेप की डायग्राम ओपन करके देखें या मस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी देखें, ये सारे स्ट्रिएटेड मसल्स हैं। लेकिन आप अगर गले के मसल्स देखोगे, जो हमारी ट्रेकिया है, ब्रोंकियो, वो बिल्कुल स्मूथ है। लंग्स के स्मूथ होंगे, एल्वियोलाई स्मूथ मसल्स है। यहाँ पे जो मसल फाइबर्स होती हैं, मसल फाइबर्स आर ऑल स्ट्रिएटेड। और ये बड़े हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं विद हाईली organized arrangement of contractile proteins in the cytoplasm, which are surrounded by a cell surface membrane. Some biologists prefer not to call it a cell because it may not contain nuclei. कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता है। कुछ में ज्यादा भी होते हैं, एक से ज्यादा न्यूक्लियाई भी होते हैं। ये डिफरेंट सेल से बना होता है।
ये एक सेल, ये दूसरा सेल, ये स्ट्रिएटेड सेल्स, ये तीसरा सेल, सब में कोई ना कोई एक एक न्यूक्लियस भी मौजूद है। द पार्ट्स ऑफ द फाइबर आर नोन बाय डिफरेंट टर्म्स। इसकी जो सेल सरफेस मेम्ब्रेन होती है स्ट्रिएटेड मसल सेल्स की, उसको हम कहते हैं सार्कोलेमा। What is it called? It is called as sarcolemma. So what is a striated muscle? The type of a muscle tissue in a skeletal muscle where they have regular striations that can be seen under light microscope. लाइनें। और सार्कोलेमा इसी स्ट्रिएटेड मसल की मेम्ब्रेन का नाम है, इस मसल फाइबर्स की। मसल फाइबर बेसिकली सेल्स एंड ढेर सारे जिन्होंने स्ट्रिएटेड मसल को बनाया हुआ है। तो सार्कोप्लाज्म क्या होगा? द साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल। मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल्स इज सार्कोलेमा, साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल इज सार्कोप्लाज्म। अब जो स्ट्रिएटेड होते हैं ना, दे अपीयर एज स्ट्राइप्स इन अ लाइट माइक्रोस्कोप। कार्डियक पर भी स्ट्राइप्स होते हैं, लेकिन स्मूथ मसल्स जो हैं दे डोंट हैव एनी स्ट्रिएशंस। स्ट्रिएटेड कैन बी मल्टी न्यूक्लिएटेड। कार्डियक में एक ही न्यूक्लियस होता है, स्मूथ में भी एक ही न्यूक्लियस होता है हर सेल के अंदर। और स्ट्रिएटेड की जरा लॉन्ग अनब्रांच सिलेंडर लाइक शेप होती है, जैसे मैंने ऐसे ड्रॉ की थी, क्योंकि उन्होंने स्ट्रेच होना होता है। कार्डियक के थोड़े छोटे सेल्स होते हैं और वो बहुत जॉइन होते हैं, ढेर सारे सेल्स ना साथ साथ जुड़े होते हैं। स्मूथ मसल्स में देर आर लॉन्ग अनब्रांच्ड सेल्स, इस तरह करके। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एपिथीलियम इज अ स्मूथ मसल, ये इस तरह करके वो लंबे से स्मूथ होते हैं। स्ट्रिएटेड में ऑर्गेनाइज्ड है माइक्रोफाइबर्स, कार्डियक में इनटू मतलब मायोफाइबर्स। ये भी हम आगे पढ़ते हैं व्हाट आर मायोफाइबर्स। एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मसल्स। कार्डियक मसल आपको मिलेगा हार्ट में, स्मूथ मसल आपको मिलेगा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स में, जैसे फिलोपियन ट्यूब्स, ओविडक्ट्स, यूट्रस, आर्टेरियोल्स, वेन्स, आर्टरीज, ब्लड वेसल्स। तो ये तीन टाइप्स ऑफ मसल्स के डिफरेंसेस आर इंपॉर्टेंट इन सम टर्म्स। कंट्रोल अगर हम देखें, स्ट्रिएटेड न्यूरोजेनिक है, कार्डियक मायोजेनिक है, और स्मूथ मसल्स भी न्यूरोजेनिक होते हैं। इसी तरह अगर आपके मसल सेल्स के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, उसको हम कहेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Moreover, this sarcolemma has many deep foldings in the interior of the muscle fiber cell as well. अगर उसका ये सेल है तो it has many folds as well. We call it। और जो इंटीरियर होता है मसल फाइबर का, वो उसके अंदर ढेर सारे टिब्यूल भी होते हैं, टीज टिब्यूल, और वो सारा ये वाला सारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट थिंग इज जो हम अभी आगे इसका पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे, कि जो सार्कोप्लाज्मा रेटिकुलम के अंदर कुछ बहुत सारे प्रोटीन पंप्स होते हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग द कैल्शियम आयंस इनटू द ल्यूमेन। और ये सार्कोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे जो है ना माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, टाइटली पैक्ड विद मायोफाइब्रिल्स। ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ की है, ये बेसिकली फाइब्रिल्स हैं। एक फिब्रिल स्ट्रक्चर, जैसे आपको अगर सेलुलोज याद है, आपने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में सेलुलोज पढ़ा था, वो भी क्या है? एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है और बहुत स्ट्रांग होता है। द मोस्ट स्ट्राइकिंग थिंग अबाउट अ मसल फाइबर इज इट्स स्ट्राइप्स और स्ट्रिएशंस। They are produced by a regular arrangement of myofibrils in the sarcoplasm, and each myofibril is striped in exactly the same way and is lined up precisely against the next one, so producing the pattern you can see over here. This is as much as you can see using a light microscope। और हम आगे इसकी डायग्राम देते हैं। This is what a striated muscle cell basically looks like। बड़े मतलब you can see they are all arranged very regularly as well over here। So उसके बाद ये जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं, मायोफाइब्रिल्स बना होता है फिलामेंट से। ठीक है। और फिलामेंट्स के अंदर जो होते हैं, फिलामेंट्स बने होते हैं मायोसिन, जो मोटे वाले होते हैं, और जो पतले वाले फिलामेंट्स का मोटे वो एक्टिन होते हैं। ये आगे हमने सारा डिटेल में करना है, दिस इज जस्ट द बिट ऑफ बेसिक्स। थोड़ा बुरा चैप्टर है, गंदा सा। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इतना पढ़ें, जहाँ कीवर्ड्स में बात कर रहा हूँ अभी इस पे हम फोकस करेंगे। इट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ अ मसल फाइबर। जो ट्रांसवर्स ट्यूब सिस्टम टिब्यूल है, द टी टिब्यूल, ये है वो डिफरेंट फोल्डिंग्स जो कि आपके पास एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर की वजह से इनसाइड द सेल ऑलरेडी मौजूद है। मायोफाइब्रल्स वो सिलिंड्रिकल बंडल्स हैं इनसाइड द सेल, जिसके अंदर आपके पास थिक वाले फिलामेंट्स मायोसिन और थिन वाले फिलामेंट्स एक्टिन मौजूद है। मायोसिन क्या है? वो बेसिकली वो प्रोटीन है दैट इज मेकिंग अप दीज फिलामेंट्स। अगर वो फिलामेंट मोटा है जिसने मायोफाइबर बनाया, वो मायोसिन है। और अगर वो फिलामेंट पतला है, उसको हम एक्टिन कहेंगे। So actin are a bunch of those thin filaments and all of that. You see, this is a bone। एक बोन के अंदर होते हैं मसल के टेंडन्स, जो मसल से कनेक्ट करते हैं। अब ये एक मसल आपने काटा है, तो अंदर से क्या है डिफरेंट निकली? मसल फाइबर्स। और एक एक मसल फाइबर्स इज मेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मसल फाइबर्स। और एक फाइबर को भी अगर आप देखोगे, तो एक फाइबर में, एक फाइबर सेल में एक न्यूक्लियस है, यूनी न्यूक्लिएटेड है। ठीक है। और एक फाइबर सेल के अंदर ये देखो, यू हैव मायोसिन्स, और जो पतली वाली होंगी वो एक्टिन होंगी। फिर कुछ मायोसिन है, थिक वाले फिलामेंट्स।
सो दिस इज व्हाट यू नीड टू नोट इन नाउ। अब कहाँ से कहाँ गए इसको देखते हैं एक दफा। बोन है, बोन कनेक्टेड होता है टेंडन से, टेंडन अटैच होता है मसल पे। मसल इज मेड अप ऑफ मसल फाइबर सेल्स, मसल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ फाइबर सेल्स। ठीक है, फाइबर सेल, एक मसल फाइबर को भी अगर हम देखें तो यू कैन सी दो दो टाइप्स ऑफ फिलामेंट्स, डार्क ब्राउन लाइट रेड, डार्क ब्राउन लाइट रेड। ठीक है, डार्क ब्राउन वाले हैं मायोसिन, और लाइट रेड वाले हैं आपके पास एक्टिन। कुछ समझ आ रही है? जी। ठीक है, गुड। यू कैन सी ओवर है, दीज आर योर मायोसिन, और ये लाइट रेड वाली जो है वो आपके पास एक्टिन है। द लाइटर पार्ट्स आर द आई बैंड्स वे देर आर नो थिक फिलामेंट्स, ओनली एक्टिन फिलामेंट्स वहां पे मौजूद होते हैं, दैट यू कैन सी। और जो वेरी डार्क पार्ट होते हैं उनको हम कहते हैं ए बैंड्स, आर प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरलैप ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट्स बाय द लाइटर एरिया विद द ए बैंड। ये बैंड्स मैंने यहाँ पे बना के भी बता देता हूँ एक दफा, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। लुक एट दिस, ये एक मसल फाइबर है। एक मसल फाइबर के अंदर यू कैन सी दी टू टाइप्स ऑफ लाइन पहले। एक है थिक वाली, जिनको हम कहते हैं मायोसिन। फिर है थिन वाली, जिनको हम कहते हैं एक्टिन। ठीक है, जो डार्क वाला बैंड है, ये बैंड, ठीक है, इस बैंड का नाम क्या है? द ए बैंड। आई बैंड कौन सा है? ये खाली वाला जहां पे डार्क रीजन नहीं है, ठीक है, उसको हम कहते हैं आई बैंड। और एच बैंड किसको कहते हैं? एच बैंड है जहां पे सिर्फ मायोसिन है, ये वाला हिस्सा। आई विल एक्सप्लेन अगेन ओवर हियर, ठीक है। नाउ लिसन केयरफुली। ये वाला जो एक पूरा पार्ट है, दिस इज नोन एज ए बैंड, जिसके अंदर यू कैन सी ये वाला जो बॉक्स बनता है, ये ए बैंड है। इसके अंदर थोड़ा सा मायोसिन भी आ रहा है ज्यादातर, और थोड़ा थोड़ा एक्टिन भी आ रहा है। एच बैंड है विच ओनली कंटेन्स मायोसिन, ये वाला हिस्सा। और आई बैंड कौन सा? विच ओनली कंटेन्स एक्टिन। इज इट क्लियर? H band only has actin, right? मायोसिन, Okay, myosin. Okay, fine. द थिक वन। Yeah, I got it. और आगे? The I band has actin, the H band has myosin, the A band has a bit of both. गुड जॉब। ये थिन वाले कौन से हैं? एक्टिन है। अब एम लाइन और जी लाइन क्या है? एम लाइन वो है जो आपके पास डार्क बैंड्स को काटती हुई जाती है, इस तरह करके क्रॉस है, ये ज्वाइनिंग इसके एक तरह से साइटोस्केलेटन बना हुआ है आपके मसल का। मसल को जी लाइंस भी जोड़ती हैं, पतली सी एक स्ट्रेटेड मसल की स्ट्राइप्स होती हैं। और जी लाइन जो है वो सारे एक्टिन फिलामेंट्स को उसने जोड़ कर रखा हुआ है। इज इट क्लियर? Yeah. गुड। The structure of thick and thin filaments. Thick filaments are composed of many molecules of myosin, which is a fibrous protein with a globular head. The fibrous protein helps to anchor the molecule into a thick filament, and within the thick filament, many myosin molecules all lie together in a bundle with their globular heads, all pointing away from the M line. The main component of thin filaments acting is the globular protein. Many actin molecules are linked together to form a chain, and two of these chains are twisted together to form a thin filament. Also twisted around actin, और ये सारे होते हैं all of that। ठीक है, ये हमने सारी लाइंस और मैक्सल और लाइनों को समझ लिया। अब एक आपके पास होती है कुछ चेन्स। वन ऑफ द चेन इज नोन एज ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, और एक होती है आपके पास ट्रोपोनिन। अभी ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन क्या होती है बेसिकली? ट्रोपोमायोसिन आपके पास इन एक्टेंट्स के इर्द गिर्द ये जो लपेटी होती है, वी कॉल इट ट्रोपोमाइसिन। और इसी ट्रोपोमाइसिन के ऊपर जगह जगह यू हैव दिस ट्रोपोनिन प्रोटीन्स, कभी यहाँ पे है, थोड़ी सी यहाँ पे है, थोड़ी सी यहाँ पे है, उसको हम कहते हैं ट्रोपोनिन प्रोटीन। यू कैन सी कि आप बस ये एक एक्टिन है, ठीक है, एक एक्टिन फिलामेंट है। एक्टिन फिलामेंट रैप किस चीज से हुआ है? ट्रोपोमायोसिन से। और जगह जगह पे यू कैन सी ट्रोपोनिन प्रोटीन भी आ रही है गैप गैप के हिस्से से। इज इट क्लियर? Yeah. गुड। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब सवाल आता है, हाउ डू मसल्स बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट? सारा स्ट्रक्चर हमने समझ लिया। मसल्स कॉज मूवमेंट बाय कॉन्ट्रैक्टिंग, sacromeres in each microfibril get shorter as the discs are pulled close। सैक्रोमेयर क्या है? ये एक पूरा पार्ट सैक्रोमेयर है। अब ये सैक्रोमेयर कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? अब आप खुद सोचो कि अगर मैंने, सैक्रोमेयर होता है एक एक्टिन से दूसरी जी लाइन तक, ठीक है, ये एक सैक्रोमेयर है।
अब ये कॉन्ट्रैक्ट जब होगा तो क्या होगा, ये वाला इधर मूव करेगा, ये वाला इधर मूव करेगा। कुछ समझ रहे हो कैसे दबेगा ये? इस तरह करके ये जो पूरी लाइन है ना, ये वाली, ये थोड़ी सी ना इधर को मूव करना शुरू करेगी। ये वाली जो पूरी लाइन है ना, ये भी थोड़ा सा इधर को मूव करना शुरू करेगी। तो जो साइक्रोमेर का साइज है ना, वो थोड़ी देर बाद पहले इतना था ना, वो इतना हो जाएगा। एम बैंड्स वहीं के वहीं रहेंगे। ये जो आई वाले हैं ना, आई बैंड्स हैं जो एक्टिन फिलामेंट्स है, ये अंदर की तरफ मूव करेंगे, यहाँ यहाँ आ जाएंगे। समझ आई? Yeah. मतलब कि मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके बता देता हूँ। ठीक है, अभी आपके पास किस तरह से अरेंज है, इस तरह से, ठीक है ना? इस तरह से आपके पास अरेंज्ड है ये। ठीक है, अभी ऐसे थोड़ी देर बाद क्या होगा, अ, आप पर डार्क लाइन जो है, मायोसिन उधर की उधर है, लेकिन जो एक्टिन है ना, वो कहाँ कहाँ तक आ गई है देखो, यहाँ यहाँ तक आ जाएंगे। ठीक है, और अब वो लाइन यहाँ से गुजरी है। समझ आया ये कैसे पूरा क्रेव Yeah. है? ये वाला अंदर की तरफ कैसे मूव किया, ये वाला अंदर की तरफ से। तो मूवमेंट जो सारी मसल कॉन्ट्रेक्शन डिपेंड किस पे कर रही है? एक्टिन के ऊपर। Tropomyosin is a fibrous protein that is a part of the thin filaments in the myofibers in the striated muscle. Tropomyosin blocks the attachment site on the thin filament for myosin heads, so preventing the formation of cross bridges. वो हम आगे देखते हैं कैसे। और ट्रोपोनिन कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है, जहां पे आके कैल्शियम ने बेसिकली बाइंड करना है। Now let me first show you an animated diagram of the whole structure of muscles, और फिर हम इसको आगे देखेंगे how is muscle contraction actually taking place। ठीक है, ओके। Hi everyone, this video is looking at the structure of striate muscles. So in terms of the organisation of the muscle fibres, if you take a muscle, so here the muscle is attached to the bone at each end, and if you look at that muscle, then it's actually made up of lots of bundles, and each of those bundles is made up of smaller bundles. And then if you look at a bundle in more detail, you'll see that it's made up of lots and lots of muscle fibres. Okay, and these are the muscle cells, so we call them muscle fibres. And a muscle fibre is sort of a long cylindrical object, and you can see here these stripes are the striations, and the striations are there because of the protein filaments in our muscle fibre. So let's have a look at this muscle fibre in more detail. So here it is, and here are the striations that you can see, and if we cut away a section so we can see inside the fibre, remember this is basically looking inside the muscle cell, so that means that this outside area here, this outside line, actually represents the cell surface membrane, and we have a particular name for it in muscles. We call it the sarcolemma. So within the sarcolemma, just as with any other cell, you would have cytoplasm, you've got nucleus, you've got mitochondria and other organelles, but most of the internal space is taken up with structures called myofibrils. And myofibrils are just made of proteins, made of protein filaments. So these myofibrils, again, so they're long, sort of cylindrical objects, and they are packed throughout the whole of the muscle fibre. Those other cell organelles are just sort of packed and wedged around the myofibrils. So there's a nucleus. Muscle fibres are quite unique because they have more than one nucleus. So here we've got two. So we call them multinucleate cells. We can see some mitochondria sort of wedged in between the myofibrils. And if we have a look at one of these myofibrils, just take the sort of a look at this transverse cross-section of the myofibril, then what we can see are the protein filaments inside. So these are the thick filaments, which is myosin. Okay, so myosin is the name of the protein. And then we have the thin filaments, and they are the actin filaments. So the myofibril is made of those two protein filaments in particular arrangement. So again, here's our myofibril. So remember, lots of myofibrils in a muscle fibre. So here you can see the myosin
filaments. And of course, you know, they extend throughout and they come out. So just to sort of try and show that as three-dimensional. So there you've got the myosin filaments, and then going back the other way. And then here we've got the actin filaments. Again, sort of showing them as three-dimensional protein filaments. So you end up with that. Yeah, that's what the myofibril is. There's nothing surrounding it. It's just all of those protein filaments all arranged together to make our myofibril. Okay, so if we think about those filaments, so here we can see the filaments here, these are the actin filaments, and we just have to look at the arrangement of them as a sort of two-dimensional picture. So these are actin filaments, and there we have myosin filaments, and you can see that they're overlapping. So this would be spreading out so that the myofibril is going all the way along here. Then we have more actin, more myosin, more actin. So this is our myofibril. You can see that there are some areas where there is only actin, there are some areas where there's only myosin, and then there are some areas where there is actin and myosin overlapping. This line here is called the Z line, and this is where you find a different kind of protein. We don't need to know the name, but different proteins which help to attach the actin filaments and keep them in place. The Z line is important because the distance from one Z line to the next Z line is known as a sarcomere. And sarcomere is a distance that allows us to see the length of a muscle. So whether the sarcomere is longer or shorter is determined by whether the muscle is contracted or relaxed. So what you can see here is that same myofibril in a contracted state. So if we just have a look, if you just So now this is the diagram जो आपको बनाने को भी आ सकती है. You have the sarcomere, जो Z से Z एक sarcomere आपके पास बनता है. अब always the Z line moves inwards. आपके पास जो M line होगी ना, जो आपके dark bands है, वो अपनी जगह पे ही रहते हैं. आपके पास मूव कौन से करते हैं अंदर की तरफ? हर डार्क रीजन के अंदर मूव करेगी आपकी Z line, and Z line is made up of what? The actin filament. Good job. ठीक है, तो मायोसिन उधर के उधर ही है. So this is how muscle contraction basically focus happens. If you look at this, on or you this draw the myosin ball. filament here, and I'm going to go back to the relaxed state, and if you focus on that myosin, ये देखो कैसे एकदम से वापस वो रिलैक्स हो गया है, और जो ये वाला पार्ट था ये क्या था? ये वाज कॉन्ट्रैक्शन, और ये वापस जब खुला तो ये क्या हो गया? रिलैक्स. कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स. contracted. So when a muscle contracts, the actin filaments actually slide across the myosin. So what you can see here, if we think about the length of this sarcomere, so from the Z line to the Z line, look at the length here in the contracted muscle, and there's relaxed. So you can see that as we go from relaxed to contracted, the sarcomere gets shorter. Relaxed, contracted. The length of the myosin filament has not changed. The length of the actin filaments has not changed. They have just slide across one another so that the distance between the two Z lines gets shorter. So relaxed, distance between Z lines is longer, the sarcomere is longer. Contracted, the distance between the Z lines is shorter, the sarcomere is shorter. I've also shown on here the M line. So the M line is a bit like the Z line. It's this area down the middle where you would find proteins which hold the myosin filaments in place. But you often actually don't draw the line. But that's where it is. That's what it means. Okay, so we'll go back to our relaxed muscle, our relaxed myofibril. And now we're going to look at this section here, which is the I band. So this is where you only have actin. It's also known as the light band. So when you look at the muscle, because there's only actin and actin is the thinner filament, this area would look lighter. So there's one I band,
and there's another eye band, and we'd be able to identify these all the way along the myofibril. So this is relaxed, and there I've just shaded it in to make it a little bit more obvious. Contracted. So when the actin slides across the myosin, the distance, which is only actin, gets smaller. So the eye band gets smaller. So the myosin filaments are basically closer together. Relaxed, longer eye bands, contracted, shorter eye bands. This part is called the H zone. So this is where you only have myosin. And this part here, फिर आपके पास ए बैंड्स भी हैं। तो व्हेन यू आर मेकिंग अ डायग्राम इंश्योर कि आप टोटल ही आप एक डायग्राम बता दो जिसके अंदर आपको लाइंस भी हो जाए, साइक्रोमेर भी आ जाए, बैंड्स भी आ जाए, मायोसिन भी लेबल हो जाए, एक्टिन भी लेबल हो जाए, जी बैंड, ए बैंड, एम बैंड, एक्टिन, मायोसिन, जी लाइन, एम लाइन, सारे एक ही में, विच इज ओवर हियर गिवन एज वेल। तो कौन सी कैसे मूव करते, वी हैव नाउ सीन दैट। अब आपके पास होता क्या है और ये कैसे हो रही है मसल कॉन्ट्रैक्शन। लिसन वेरी केयरफुली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ही सवाल है और उसका एक ही आंसर जो इस पेज के ऊपर लिखा हुआ है इन 4 स्टेप्स। व्हेन मसल इज रिलैक्स्ड, tropomyosin and troponin are sitting in a position in the actin filament that prevents myosin from binding। अब होता क्या है कि अभी इस वक्त जो एक्टिन है, ठीक है, ये ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन इस तरह से एक्टिन पे लगे होते हैं कि मायोसिन इनके साथ बाइंड नहीं कर सकता, ठीक है। वो इस तरह से होते हैं, आप देख सकते हो कि ट्रोपोमायोसिन ने ट्रोपोनिन को एक तरह से कवर किया हुआ है। लेकिन जब मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होना होता है, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन अपनी शेप इस तरह से चेंज करते हैं कि आपका मायोसिन का हेड, मायोसिन क्योंकि आप देखो साथ साथ ही चल रही है ना, अगर ये आपके पास एक्टिन है तो ये साथ ही मायोसिन है। जब कॉन्ट्रैक्शन का वक्त आता है तो ये ट्रोपोमायोसिन अंदर की तरफ मूव करती है और ट्रोपोनिन का सर बाहर कर देती है ताकि वो मायोसिन हेड के साथ कनेक्ट हो जाए। और फिर मायोसिन हेड जब मूव करेगा ना, ये मूव कर जाता है अंदर की तरफ और इसको ये अंदर की तरफ खींच लेता है। किस तरफ खींच लेता है, यहाँ की तरफ, ठीक है। आप समझो ये एक्टिन है, यहाँ पे पहले अनएक्सपोज थी, जैसे ही ट्रोपोनिन एक्सपोज हुआ कॉन्ट्रैक्शन के बाद, यहाँ पे मायोसिन के ऊपर भी एक सर लगा हुआ था जिसने इसको इस तरफ खींचना शुरू कर दिया। गॉट इट। यहाँ पे भी एक सर लगा हुआ था Yeah. जिसने इसको इस तरफ खींचना शुरू कर दिया। वो इस तरह से अरेंज थे। ATP hydrolysis has caused the release of myosin heads and they spring back and repeat the binding then moving process। अब आप हमेशा से जो सुनते थे कि आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए ATP रिक्वायर्ड होता है, एक्चुअली वो एटीपी ही यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है जब उसका हाइड्रोलिसिस होता है इनटू एडीपी प्लस फॉस्फेट प्लस साथ वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। वो एनर्जी यूज होती है टू मूव दीज मायोसिन हेड्स वंस दे बाइंड विद द ट्रोपोमायोसिन। तो इसको हम कहते हैं द स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, which is the mechanism of the muscle contraction, and within each sarcomere the movement of thin filaments closer together by the action of myosin heads in the thick filaments shorten the overall length of each muscle fiber। The energy for the movement comes from ATP molecules that are attached to the myosin heads, and each myosin head has an ATPase। क्यों है हर ATPase हर myosin head के ऊपर क्यों मौजूद है? Because of the ATP being used in the ATP hydrolysis. ATP को तोड़ना है तो ATP को तोड़ता कौन है? ATPase। When a muscle contracts, सबसे पहले calcium ions are released from the stores in the SR endoplasmic reticulum and they bind to the troponin। जब कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं ना फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोलेमिक रेटिकुलम, वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करते हैं। वो ट्रोपोनिन का बाइंडिंग ने बेसिकली शेप चेंज की थी, क्योंकि हमने यहाँ बीच का मैकेनिज्म तो देखा ही नहीं। पहले वो इस तरह के शेप के थे, ट्रोपोनिन अंदर की तरफ था। ये ट्रोपोनिन बाहर आया क्यों? क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान कैल्शियम आयंस एंटर हुए थे फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो ऑलरेडी मसल फाइबर सेल के अंदर मौजूद है इधर हर जगह, ठीक है। वो एंटर हुए जिसने ट्रोपोनिन की शेप चेंज कर दी। This stimulates the troponin molecules to change shape, and the troponin and tropomyosin proteins move to a different position on the thin filaments, exposing the parts of the actin molecules, which act as binding sites for the myosin, and then the myosin heads bind with these sites, forming cross bridges between the two types of filament। Next, the myosin heads move, pulling the actin filaments along towards the center of the sarcomere,
and the heads then hydrolyze the ATP molecules which provide them enough energy to enable the heads to let go of actin as well, कि अब छोड़ दो actin को, contraction होगी और वापस relax हो जाए, फिर पुल करता है, फिर एटीपी हाइड्रोलाइज होता है, फिर रिलीज हो जाता है एक्टिन। तो इस तरह करके रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन होती रहती है। The heads move back to their previous positions and bind again to the exposed sites on the actin. The thin filaments have moved as a result of the previous power stroke. So myosin heads now bind to actin further along the thin filaments closer to the Z disc, and they pull again, pulling the actin filaments even further along. फिर ATP hydrolysis molecules hydrolyze होती हैं, and then they can let go again. This continues for as long as the troponin and tropomyosin molecules are not blocking the binding sites. और उनके पास जब तक एटीपी आता जा रहा है, एक हैप्पी सप्लाई आती जा रही है एटीपी की, तब तक ये कॉन्ट्रैक्शन वगैरह चलती जाएगी आपके पास। इज दिस क्लियर? Yeah. गुड। नेक्स्ट, स्टिमुलेशन कैसे होती है, कि कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट कैसे किया था, उसकी भी एक पूरी बैक एंड स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। लेट मी शो यू वन थिंग।